हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हमारा नया लेक्चर सीरीज शुरू होने जा रहा है जो कि है पर्टर्बेशन थ्योरी का। इसके साथ ही मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी लेक्चर शुरू करने जा रही हूँ, तो दोनों साथ में ही चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स के। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी पार्टिकल का हमें वेव फंक्शन पता है और एनर्जी आइगन वैल्यूज़ पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसका लोकेशन क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे है हमारा एनर्जी आइगन फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज़, ठीक है? तो चलिए मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक चार्ज पार्टिकल रखा गया जिसका चार्ज है Q और उसका मास है M। तो जब ये चार्ज स्टेबल था, जब इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो ये यहाँ आपस में ऑसिलेट कर रहा है यहाँ इस बॉक्स के अंदर। तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसके साथ क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज का एनर्जी जो हमने माना है वो है ई नॉट इनिशियली, ठीक है, इनिशियली ई नॉट है। अब हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि इस चार्ज पे जो है वो फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो क्यू हमारा चार्ज है, ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टर्ब कर रहा है का मतलब यहाँ पे सिस्टम हमारा परटर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब इसका एनर्जी लेवल जो है वो जो पहले का एनर्जी लेवल्स था वो नहीं रहा, वो शिफ्ट हो जाएगा, एनर्जी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज का एनर्जी पहले ई नॉट था, लेकिन अब चार्ज का एनर्जी जो है वो ई नॉट प्लस करेक्शन हो जाएगा। तो ये करेक्शन जो है वो हम कैसे निकालेंगे, ये करेक्शन हम निकालते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी से। अब इसका क्या क्या कंडीशन है वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये जो बॉक्स है उसके अंदर ये जो चार्ज पार्टिकल है उस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका एनर्जी लेवल जो है वो चेंज हो जा रहा है, एनर्जी चेंज हो जा रहा है, तो हमें ई नॉट प्लस करेक्शन निकालना पड़ रहा है। तो एनर्जी लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है और ये n इज इक्वल टू 3 है, इस पार्टिकल का एनर्जी लेवल्स है ये, ठीक है। जब ये एनर्जी लेवल तब था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल्स तब का जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, यानी कि परटर्ब हो गया। उसके बाद ये जो लेवल्स है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये शिफ्टेड एनर्जी लेवल्स अगर अगर हमें दे दिया गया कि आप बताइए कि ऐसे डिस्टर्ब करने के बाद ये एनर्जी लेवल्स क्या है, कितना होगा एनर्जी, तो वो बताने के लिए हमें पर्टर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स अप्लाई करना पड़ता है, जिसके मदद से हम ये निकाल सकेंगे कि इसका वेव फंक्शन कितना है, एनर्जी आइगन वैल्यूज कितना है। तो ये जस्ट एक सिस्टम है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी हम लोग आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अप्रोक्सीमेशन मेथड्स क्या होता है, ठीक है। नाउ मोस्ट प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स में जिसको कि हम एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जिस्ट ओनली फॉर फ्यू आइडियलाइज्ड सिस्टम। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो किसी आइडियलाइज सिस्टम के लिए ही सॉल्वेबल है। श्रोडिंगर इक्वेशन हर जगह सॉल्व नहीं कर सकते हम, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टू सॉल्व जनरल प्रॉब्लम्स वन मस्ट रिसोर्ट टू अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो आइडियलाइज सिस्टम के लिए है उसको लेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा सिस्टम किस पे परटर्ब किया गया है। जैसे कि इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है, तो इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में अगर पोटेंशियल हमारा परटर्बेशन अप्लाई कर दिया गया है तो उसका जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम उठाएंगे, उसके मदद से हम एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालेंगे जो उस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ही मिलेगा। यहाँ पे है टू सॉल्व जनरल प्रॉब्लम्स, वही जनरल प्रॉब्लम्स जो क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं सॉल्व हो पा रहा है, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है। टू सॉल्व जनरल प्रॉब्लम्स वन मस्ट रिसोर्ट टू अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। Now, a variety of such methods have been developed and each has its own area of applicability. Here we consider approximation methods that deal with stationary states. तो हम यहाँ पे approximation method को अप्लाई करते हैं क्योंकि कुछ idealized system को छोड़ के बाकी सिस्टम के लिए जो हमें अप्लाई करना है वो श्रोडिंगर इक्वेशन हमें सॉल्व नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं उसका, ठीक है।
तो जनरली हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड्स कितने तरह के होते हैं? एक होता है पर्टर्बेशन थ्योरी, दूसरा है द वेरिएशनल मेथड एंड द डब्ल्यूकेबी मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरली पर्टर्बेशन थ्योरी पे ही डिस्कस कर रहे हैं और वेरिएशनल मेथड और डब्ल्यूकेबी मेथड पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों ही अप्रोक्सीमेशन मेथड है और ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो अब देखते हैं कि पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जनरली पर्टर्बेशन थ्योरी पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। So, in mathematics and physics, the perturbation theory comprises mathematical method for finding an approximate solution to a problem by starting from the exact solution of a related simpler problem. यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है? ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी क्या है? वो एक मैथमेटिकल टूल है। मैथमेटिकल टूल है जिसके की मदद से हम लोग अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। अगर हमें उस सिस्टम का आइडियलाइज्ड श्रोडिंगर इक्वेशन पता है, जैसे कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता है, जैसे कि हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम दे दिया गया है और उस पे कुछ पर्टर्बेशन अप्लाई कर दिया गया है और कहा गया है कि आप इसका करेक्टेड एनर्जी आइगन वैल्यूज और वेव फंक्शन निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो हमने निकाला है, ठीक है, वो हम पहले देखेंगे, वो वहां से हम उठाएंगे वेव फंक्शन को। उसके बाद उसकी मदद से हम लोग करेक्टेड एनर्जी आइगन वैल्यूज या करेक्टेड वेव फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि फॉर फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, उस सिस्टम का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालने के लिए बाय स्टार्टिंग फ्रॉम ए एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसका हैमिल्टोनियन देखेंगे कि मेन हैमिल्टोनियन हमारा क्या था, फिर हम करेक्शन अप्लाई करेंगे उसमें, तो हमें करेक्टेड हैमिल्टोनियन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ है perturbation theory is based on the assumption that the problem we wish to solve is in some case only slightly different from a problem that can be solved exactly. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्टर्बेशन थ्योरी का जो एजम्पशन है वो कहाँ अप्लाई हो सकता है, वो सिर्फ स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है। अगर पर्टर्बेशन हमारा बहुत ही छोटा है मेन हैमिल्टोनियन से, अगर बहुत ही कम वेरी कर रहा है, तभी हम पर्टर्बेशन थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये थ्योरी वैलिड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा हैमिल्टोनियन बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट है, जो हमारा सिस्टम परटर्ब हो गया है मेन हैमिल्टोनियन से, तभी हम परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ए प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली। तो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, so in the case where the deviation between the two problems is small, perturbation theory is suitable for calculating the contribution associated with this deviation. This contribution is then added as a correction to the energy and the wave function of the exactly solvable Hamiltonian. तो एग्जैक्टली सॉल्वेबल हैमिल्टोनियन अगर उस सिस्टम का हमें पता है, जैसे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उसका एग्जैक्ट हैमिल्टोनियन हमें पता है, तो उस हैमिल्टोनियन में हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे हमारा एडेड एज ए करेक्शन टू द एनर्जी एंड द वेव फंक्शन। तो उसमें अगर वेव फंक्शन निकालना है तो उसमें हम करेक्शन ऐड करेंगे और फिर एनर्जी निकालना है तो फिर उसमें हम करेक्शन ऐड करेंगे, तब जाके उस सिस्टम के लिए हमारा मेन हैमिल्टोनियन निकल के आएगा, टोटल हैमिल्टोनियन। ठीक है, so the perturbation theory builds on the known exact solution to obtain the approximate solution. तो known exact solutions हमें पता होना चाहिए, तभी हम approximate solution निकाल पाएंगे, वरना ये नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है, so what about those system whose Hamiltonian cannot be reduced to an exactly solvable part plus a small correction? तो ऐसा सिस्टम के साथ हम कैसे डील करेंगे जब हमारा हैमिल्टोनियन बहुत कम डिस्टर्ब नहीं हुआ है और हमारा जो सिस्टम है वो स्मॉल चेंजेस नहीं लिया है। अगर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, वेरी वेरी लार्ज चेंजेस आ गया, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम तो पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई कर नहीं सकते। तो उस सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर दीज वी मे कंसिडर द वेरिएशनल मेथड और द WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये दोनों मेथड को हम अप्लाई करते हैं जब हमारा पर्टर्बेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे पर्टर्बेशन ज़्यादा होगा वैसे वैसे हमारा हैमिल्टोनियन कम मैच करेगा, अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, so the variational method is particularly useful in estimating the energy eigenvalues of a ground state and the first few excited state of a system, for which one has only a qualitative idea about the form of the wave function. तो variational method कुछ इस तरह है ना, the WKB method
This is useful for finding the energy eigenvalues and the wave function for the system for which the classical limit is valid. यहाँ पे classical limit valid और unlike perturbation theory, the variational and WKB method do not require the existence of closely related Hamiltonian we solve exactly. तो ये दोनों जो हमारा मेथड है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक है वो है पर्टर्बेशन थ्योरी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो समरी के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो 3 तरह का होता है, पर्टर्बेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड, WKB मेथड। मैं एक बार फिर से बता दूं, जिस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करते हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करने के बाद हम जो मेन हैमिल्टोनियन है उसको उठाते हैं, उसके बाद उससे हम फिर करेक्शन निकालते हैं और हमारा उस सिस्टम का करेक्टेड हैमिल्टोनियन एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शंस हमें मिलता है, ठीक है। तो पर्टर्बेशन थ्योरी कितने प्रकार के होते हैं? टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी और टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि ये टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो टाइम इंडिपेंडेंट जो है वो नॉन डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी उसका एक पार्ट है और डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी उसका दूसरा पार्ट है। तो ये दोनों जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं सीएसआई नेट एग्जाम में, ठीक है, गेट में भी आते हैं। तो कुछ इस तरह हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका प्रॉब्लम्स करेंगे, इसका फॉर्मूला शीट हम लोग देखेंगे, ठीक है। और टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, कांस्टेंट पर्टर्बेशन, फर्मी गोल्डन रूल एंड हार्मोनिक पर्टर्बेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में हम डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट केस को डिस्कस नहीं करते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारा ट्रांजिशन कितना हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जब मैं इसको पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टर्बेशन थ्योरी जो है वो हमारा एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है जिसमें कि हम लोग स्मॉल करेक्शंस निकालते हैं हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो गई, उसके बाद एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, इफ ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। So if an atom placed in external electric field, then the correction in energy means energy level is shifted and this is known as Stark effect. ठीक है, तो आपने स्टार्क इफेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ पे एटम को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करके एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं। Similarly, if an atom placed in external magnetic field, then the shifting of energy level is called Zeeman effect. तो Zeeman effect और Stark effect के बारे में आपने जरूर सुना होगा। So Schrodinger equation cannot be solved for many cases. ठीक है? Example, hydrogen atom in an external electric and magnetic field. To solve this, some approximation techniques are developed. Although Schrodinger equation can be solved for many cases, infinite square wave, finite square wave, हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड कूलम पोटेंशियल। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन बहुत सारे सिस्टम के लिए हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं। सो दिस इज अवर अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, ठीक है, ये बॉक्स हमारा अनपर्टर्ब्ड है, पर जैसे ही हमने इसमें पर्टर्बेशन अप्लाई कर दिया जो कि है एच प्राइम या फिर एच पी, दोनों से ही डिनोट करते हैं हम पर्टर्बेशन को। तो अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का हैमिल्टोनियन था एच नॉट, जिसका एनर्जी भी था ई एन नॉट, ठीक है। तो पर्टर्बेशन जब हम एच प्राइम और एच पी अप्लाई करते हैं तो हमें न्यू सिस्टम मिलता है जिसका कि टोटल हैमिल्टोनियन हो जाएगा एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस लैम्डा इंटू एच पी या एच प्राइम, ठीक है। तो न्यू हैमिल्टोनियन हमें मिल गया है। अब हम देखेंगे कि एनर्जी आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे इस सिस्टम का, न्यू सिस्टम का। तो इस तरह से पर्टर्बेशन अप्लाई हुआ है। तो ई एन इज इक्वल टू ई एन जीरो प्लस लैम्डा टू द पावर वन ई एन वन प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन टू, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक जितना आपको एनर्जी चाहिए उतना तक एन लेवल तक ये निकलेगा, ठीक है। हियर ई एन वन, दिस डज नॉट मीन, ये जो ऊपर का वन आप देख रहे हैं, दिस डज नॉट मीन द पावर बट द एनर्जी स्टेट। तो ये पावर नहीं है, ये एनर्जी का स्टेट है, ठीक है। तो ई एन जीरो अनपर्टर्ब सिस्टम एनर्जी आइगन वैल्यू, ई एन जीरो जो है वो अनपर्टर्ब सिस्टम एनर्जी आइगन वैल्यू है, ये वाला जो अनपर्टर्ब सिस्टम है उसका हैमिल्टोनियन एच नॉट है और एनर्जी आइगन वैल्यू जो है ई एन नॉट है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसको जो सबसे पहले हम लोग प्लस करते हैं यहाँ पे, तो वो है हमारा अनपर्टर्ब सिस्टम का एनर्जी आइगन वैल्यूज, ठीक है।
फिर En1 जो है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द nth एनर्जी आइगन वैल्यूज, और En2 है हमारा सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द nth एनर्जी आइगन वैल्यूज। ठीक है, ऐसे ही करते करते हम यहाँ पे n तक जाएंगे, और लैम्डा का वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक वेरी करता है। ठीक है, तो हम इसको 1 ही लेके चलते हैं। So this method is more suitable when H is very close to Hamiltonian H naught, unperturbed Hamiltonian. ठीक है, now H naught is the main Hamiltonian of the system and HP is the perturbed part. A small correction of the Hamiltonian, then total Hamiltonian of the system H is equal to H naught plus lambda into HP. ठीक है, where H naught is equal to mean Hamiltonian of the given system, that is known solution, HP is equal to perturbed part of the Hamiltonian। ठीक है, और HP जो है वो लैम्डा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 तक। Here lambda explains that after applying perturbation H prime और HP, how much of HP actually went inside the system। तो लैम्डा यहाँ पे हमें क्या बताता है कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना हद तक डिस्टर्ब हो गया है, कितना हमारा जो पर्टिबिशन है वो सिस्टम के अंदर चला गया है, हाउ मच एचपी एक्चुअली वेंट इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, तो लैम्डा हमें वही बताता है, लेकिन लैम्डा का वैल्यू 0 से 1 तक ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हम पर्टिबिशन अप्लाई कर पाएंगे। So what we have, new Hamiltonian H is equal to H naught plus lambda into H prime, and energy eigenvalues En is equal to En naught plus lambda En1 and lambda square En2 dot dot dot। ठीक है, तो इस तरह से हमें हैमिल्टोनियन और एनर्जी आइगन वैल्यूज मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा आइडियलाइज सिस्टम्स है जिसको कि हम अप्लाई करके सॉल्यूशंस निकालेंगे करेक्टेड एनर्जी लेवल्स का। ठीक है, तो क्वेश्चंस में जनरली पूछे जाते हैं इस टाइप के सिस्टम्स, तो चलिए उन सब हम आइडियलाइज सिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आगे हमें और परेशानी ना हो। वो एक आपके दिमाग में सॉर्ट हो जाएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो गाइज हमारा फर्स्ट आइडियलाइज सिस्टम है सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वेल। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा लिमिट के हिसाब से देखा जाता है कि हमारा वो सिमेट्रिक वेल है या एसिमेट्रिक वेल है। अगर -a से a तक है तो वो सिमेट्रिक है, और 0 से 2a है या फिर a है तो वो एसिमेट्रिक वेल है। ठीक है, और यहाँ पे -a/2 से a/2 भी कभी कभी क्वेश्चंस में दिया गया होता है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक वेल होता है जिसमें कि इन्फिनाइट पोटेंशियल है, और यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो 0 होता है। ठीक है, ये सारा सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो वो सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें जो कि 1D पोटेंशियल का टॉपिक्स है। ठीक है, तो वो सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये सब सारा सॉल्यूशंस बन पाएगा। तो यहाँ पे है वेव फंक्शन कंसिस्ट ऑफ बोथ साइन एंड कॉस। यहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन आता था सिमेट्रिक वेल के लिए, जहाँ पे हम -a/2 से a/2 तक जाते थे, तो उसमें हमारा वेव फंक्शन आता था साइन और कॉस के टर्म में। वही एसिमेट्रिक वेव के लिए जब हम लेते थे तो वेव फंक्शन, यहाँ पे ये वेव होगा, वेव फंक्शन गोज एन a sin n pi x by a और 2a। ठीक है, a है तो a हो जाएगा, 2a है तो 2a हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का सिमेट्रिक वेव हमारा हुआ करता था। लेकिन जब हम यहाँ पे पर्टर्बेशन अप्लाई कर देते हैं, ये समझ लीजिए कि आप एक पोटेंशियल बम्प है, तो ये पर्टर्बेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो अब इस सिस्टम का वेव फंक्शन क्या है, अब इस सिस्टम का एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, इस सिस्टम का भी वेव फंक्शन क्या है, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या है, तो ये चीज़ें हम कैसे निकालेंगे? ये चीज़ें हम निकालते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी की मदद से। ठीक है, सो इफ पोटेंशियल इज स्लाइटली पर्टर्ब, फाइंड न्यू साई एन ई एन। जनरली क्वेश्चंस में आपको यही दोनों चीज़ ही पूछे जाएंगे, यही दोनों चीज़ ही सारा इन्फॉर्मेशन देता है सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम निकालना सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो ये पर्टर्बेशन कुछ इस तरह आपको मिल सकता है, या फिर दूसरा भी पर्टर्बेशन मिल सकता है। यहाँ पे मैंने जस्ट एक समझाने के लिए आपको ये बताया कि इस तरह का अगर पर्टर्बेशन हुआ तो फिर हम साई एन और ई एन कैसे निकालेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम्स में। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर को बहुत ही अच्छे से सीखना है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सिस्टम है वो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लेवल्स है। तो एनर्जी लेवल्स जो है ये अनपर्टर्ब्ड है। तो अनपर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल्स क्या होता था, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 2 3, तो इस तरह हमें कुछ एनर्जीज मिलता था, और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो होता था h कट ओमेगा। तो ये तो अनपर्टर्ब्ड स्टेट हो गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया सिस्टम पे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। मान लीजिए ऐसा हमने किया कि सिस्टम पर्टर्ब हो जाए। तो पर्टर्ब होने के बाद क्या हुआ कि ये एनर्जी लेवल्स कुछ इस तरह का शिफ्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्टर्ब्ड एनर्जी लेवल्स, ये हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है, और ये रेड लाइन जो है ये पर्टर्ब्ड है।
ठीक है। तो अब इस एनर्जी लेवल्स का हम आइगन वैल्यूज निकालना चाहते हैं, जैसे n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4 ऐसे करके अगर हम निकालना चाहेंगे तो इस सिस्टम के लिए हम एनर्जी आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे, और वेव फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम कैसे निकालेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग, इंडिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का। ठीक है, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का सिस्टम है। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में अगर हम परटर्बेशन अप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी लेवल्स क्या मिलेंगे, जैसे n इज इक्वल टू 1 पे -13.6 होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और En का वैल्यू हम लिखते हैं कुछ इस तरह। तो आप देखेंगे कि जब हम इस एनर्जी आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या क्या वैल्यूज आ रहा है नया सिस्टम के लिए, जब हम हाइड्रोजन एटम पे परटर्बेशन अप्लाई कर दिए हैं तब। ठीक है, तो ये 4 तरह के जो सिस्टम है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक है सिमेट्रिक, दूसरा एसिमेट्रिक, तीसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर और चौथा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये चारों आइडियलाइज सिस्टम है और इसी चारों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये चारों सिस्टम को हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको पर्टर्बेशन का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो सीरीज़ का एक भी लेक्चर आप मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ है। आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पर्टर्बेशन थ्योरी का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।